सर आ रही है सर आपकी, आप लाइव है। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इफ आई एम ऑडिबल प्लीज लेट मी नो। मेरी आवाज आ रही स्टूडेंट? प्लीज आप लोग एक बार यस लिख के भेज दीजिए तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग हैं यहाँ पे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आर यू देयर? प्लीज लेट मी नो यस और नो समथिंग। आवाज आ रही ना? यस, ओके। महेंद्र सर लाइव कर दीजिए, अब ठीक हो गया है लैपटॉप। वरिंदर सर प्लीज लाइव कर दीजिए अभी, अब ठीक हो गया है थोड़ा। एक्चुअली लैपटॉप हैंग कर गया था। हाँ ठीक है, अब आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ ठीक है।
तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस, हाँ ठीक है, इट्स ओके। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यू चैप्टर विच इज रिफॉर्म एंड रिवोल्ट, मीन्स सुधार और विद्रोह। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे सुधार और विद्रोह, अभी तक हमने जो सीखा है अभी तक हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि बेसिकली मुगल पीरियड कैसे डिक्लाइन कर रहा था, देन जो रीजनल पावर्स हैं वो इमर्ज कर रही थी, मतलब रीजनल जो शक्तियां, क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो उनका जो विकास हुआ और वो कैसे अपना जो प्रभुत्व स्थापित कर सके अलग अलग क्षेत्र में। फिर हमने ये पढ़ा कि आपस में वो लड़ने लगे, मराठा, अवध, हैदराबाद, बंगाल। तो ये जब आपस में लड़ने लगे तो इसका फायदा कौन उठाया? अंग्रेज। अब अंग्रेज वो आ गए हैं। अंग्रेज जब आए तो प्लासी होता है, प्लासी 1757 में और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो ये दो युद्ध के बाद जो है ब्रिटिशर्स अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते हैं इंडिया में। और अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि जो साम्राज्यवादी विचारधारा थी, जो ब्रिटिशर्स की साम्राज्यवादी विचारधारा थी, वो किस तरीके से हावी हो रही है यहाँ के सोसाइटी पे। और इसी का परिणाम दिखता है हमें 1857 का विद्रोह। और उनमें उन्होंने जो चीज़ें यहाँ पे ले आए अपने लिए, एक तो जमींदारी व्यवस्था, मतलब उसमें रेवेन्यू कलेक्शन का व्यवस्था, कि कैसे हम जो है रैयतवाड़ी और महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त के जरिए हम मालगुजारी का दोहन कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से मालगुजारी का दोहन का जो सिस्टम बनाया, व्यवस्था बनाई, उसको इस्टेब्लिश किया। और अलग अलग गवर्नर ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए और इस तरीके से जो किसानों को तो बहुत तकलीफ हुई और इनको अधिक से अधिक राजस्व मिलता रहा, जिसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। और ये पैसा ब्रिटेन भेजा जाता था, मतलब यहाँ का खर्चा भी वो इन्हीं पैसे से निकालते थे और ब्रिटेन में भी इसका पैसा भेजते थे। मतलब इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए कुछ नहीं बचता था। अब क्या होता है कि अब ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, क्योंकि 1771 में रेगुलेशन एक्ट आ जाता है, वहाँ से फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं। 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। तो अब एक्ट्स के थ्रू इन पे कंट्रोल तो किया जा रहा है, बट पैरेलल वी विल सी कि ये लोग सिस्टम भी क्रिएट कर रहे हैं। सिस्टम इन द सेंस कि आप जो है सेना को कैसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट को कैसे इस्टेब्लिश करें, मतलब सिविल सेवा आ रही है और पुलिस आ रही है, न्याय व्यवस्था ये बना रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं ब्रिटिशर्स कि स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं दिखाई दे रहा हूँ ना आप लोगों को? प्लीज कंफर्म करिए, मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ तो? हाँ ठीक है। तो अब क्या है कि ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से सिस्टम भी क्रिएट कर लिया। 1857 के बाद और भी चेंजेस आते हैं। 1858 का एक्ट आता है, उसको आप लोग पढ़िएगा। तो उसमें मेजर चेंजेस होता है कि अब जो है पूरा कंपनी से सत्ता हट के एलिजाबेथ के पास चली जाती है, मीन्स ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास चली जाती है इंडिया की सत्ता। अब वो गवर्न करेंगे, वो अपॉइंट करेंगे लोगों को, चीज़ों को, कि कैसे इंडिया वालों को गवर्न करना है, मतलब यहाँ के लोगों को कैसे गवर्न करना है। अब इसी फेज में जेम्स मिल आते हैं जब, तो वो एक थॉट लेके आते हैं। तो अलग अलग थॉट्स आते हैं, यूटिलिटरिज्म आता है, उपयोगितावाद आता है, तो बेंथम का आता है उसमें। और कैसे ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल की, मतलब पूर्ववाद और पश्चिमवाद का जो डिबेट चल रहा होता है, उस वक्त चल रहा होता है कि इंडियन को शिक्षित कैसे करें, या फिर इंडियन के पास अपना, जो हम भारतीयों के पास उनका मूल कोई शिक्षा है, या मूल उनका कोई ऐसा ग्रंथ है जिस के थ्रू हमें ये पता चले कि इनके यहाँ भी सभ्यता या शिक्षा पहले से थी। तो उसी अकॉर्डिंग क्या होता है बेसिकली बाद में कि मैकाले मिनट आता है, ये लोग शिक्षा सुधार की बात करते हैं फिर कि शिक्षा सुधार कैसे करना है। तो अब मैकाले मिनट आता है। मैकाले मिनट में इंग्लिश को, शिक्षा को थोप दिया जाता है अपने ऊपर कि यहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को इंग्लिश सिखाई क्योंकि वो मेरा काम कर सकें और ये इंग्लिश सीख के हमारा काम कर सकेंगे और लोगों की जो बातचीत है वो हमसे करा सकेंगे। तो एक मीडिएटर का काम कर रही थी क्या? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज आज भी मीडिएटर का ही काम है। मीडिएटर इन द सेंस कि लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू एक्सप्रेस समथिंग और टू समवन, कि किसी को कैसे एक्सप्रेस करना है, वो एक माध्यम होता है। इंग्लिश इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज, राइट? कि इंग्लिश कोई क्राइटेरिया नहीं है नॉलेज का। नॉलेज इज डिफरेंट थिंग एंड लैंग्वेज इज डिफरेंट थिंग। तो लैंग्वेज और नॉलेज को तो बाद में एक कर दिया गया कि इंग्लिश जिसको आती है उसको बहुत नॉलेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे जब ये एजुकेशन सिस्टम आ रहा है और एजुकेशन सिस्टम आने के बाद अब लोग पढ़ लिख रहे हैं,
ठीक है। अब एक तो ये एजुकेशन सिस्टम में भी अपना इंग्लिश थोप रहे हैं, फिर आप एजुकेशन सिस्टम का विकास देखेंगे तो मैकॉले मिनट के बाद वुड डिस्पैच आता है 1854 में, तो इसका भी कड़ी है कि वुड डिस्पैच के बाद हंटर कमीशन आता है, हंटर कमीशन के बाद आपका आगे गांधी इरा जब आता है उसमें भी एजुकेशन में चेंजेस होते हैं, देन लास्ट में आज़ादी के बाद कोठारी कमीशन आता है, उसके बाद यूजीसी वगैरह फॉर्म होती है, तो एजुकेशन का भी एक पैटर्न है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एजुकेशन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है थ्रू आउट द टाइम, की ब्रिटिशर्स ही ले आए, जो आज का एजुकेशन सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिशर्स का ही है, हमारा नहीं है। हमारा जो था गुरुकुल का वो अभी भी कुछ उत्तराखंड में चीज़ें चलती हैं, कांगड़ी गुरुकुल कांगड़ी जैसे कुछ अभी भी चीज़ें हैं, बट पूरे तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया इनकी वजह से। मतलब हमारा आपने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है हमारा वो भी ब्रिटिशर से लिया गया है, संसद हमारा पार्लियामेंट है वो भी ब्रिटिशर से लिया गया है, पुलिस व्यवस्था भी ब्रिटिशर से ली गई है, न्यायिक व्यवस्था भी ब्रिटिशर से ली गई है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद, बट मेजर जो सिस्टम में एक पैटर्न होता है वो फॉलो कर रहे हैं हम लोग ब्रिटेन का। तो अब क्या होता है कि एजुकेशन भी वही चीज़ है, आज हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटेन वाला ही हो गया है, कि मतलब जैसे वो यहाँ पे शिक्षा ले आए थे और इसी तरीके से हम लोग फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, और कुछ थ्रू आउट द टाइम चेंजेस होते रहे हैं एजुकेशन में, बट जो बेसिक पैटर्न है वो उन्हीं का है। तो एजुकेशन आ रहा है, तो अब आपको ये समझना है कि एजुकेशन आ रहा है तो इसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं सोसाइटी पर। जो वर्ग जो है, जो जिसको अभिजात वर्ग बोला जाता है, एलीट क्लास बोला जाता है, वो शिक्षा ग्रहण करने के काबिल है क्योंकि उनके पास पैसा है, धन है, और उनका संबंध भी बन जाता है ब्रिटिशर से। तो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और लोगों को दिखाई दे रहा है? अगर और लोगों को दिखाई दे रहा है प्लीज कंफर्म करें, तो हो सकता है उनके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो, लगता है कि और लोगों को शायद दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करिए स्टूडेंट्स। वीरेंद्र जी प्लीज लाइव करिए, वो एक्चुअली मेरा लैपटॉप अपडेट हो गया था इसलिए ऑटो रीस्टार्ट हो गया। वीरेंद्र जी? हाँ जी, हाँ ठीक सर है, लाइव है, आप लाइव है। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ एक्चुअली माई लैपटॉप वॉज अपडेटिंग देयर सेल्फ, तो दैट्स व्हाई इट गॉट स्टक इन बिटवीन। तो हाँ अब आ रही है ना, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।
हाँ, तो अब हमें क्या समझना है कि अब एजुकेशन सिस्टम आ गया है तो समाज के कुछ वर्ग पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि जब उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उनको लग रहा है कि नहीं, जो ब्रिटिशर्स हमें सिखा रहे हैं या ब्रिटिशर्स जो हमें सिखाना चाहते हैं, वो हमारे सोसाइटी के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, जितना होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी विल सी कि देयर वाज़ मैसिव रिफॉर्म, कि वहाँ पे मैसिव रिफॉर्म स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम राजा राममोहन राय को पढ़ते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पढ़ते हैं। ये रिफॉर्म आ क्यों रहा है? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें अनसिविलाइज्ड बोल के सिविलाइज करना चाहते हैं और अपना जो चीज़ें हैं वो थोपना चाहते हैं। तो हम सामाजिक सुधार स्टार्ट जब होता है तो उसमें पैरेलल चीज़ें चल रही होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होता है। तो एशियाटिक सोसाइटी बनता है कलकत्ता में, ठीक है? एशियाटिक सोसाइटी बनता है कलकत्ता में, फिर मदरसा बनता है, बनारस में संस्कृत कॉलेज। इन चीज़ों का जो स्थापना हुई है वो हम लोगों ने किया, इन द सेंस कि जो सुधारवादी लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया है अपने एजुकेशन को समझने के लिए। अभी क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर्स जब अपने एजुकेशन को थोप रहे हैं तो पैरेलल कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, और जो लोगों ने विरोध किया उन्होंने भी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन स्थापित किए। तो कलकत्ता मदरसा बनता है, बनारस में संस्कृत कॉलेज खुलता है, एशियाटिक सोसाइटी जब खुलती है तो उसमें क्या होता है कि इंडियंस जो नॉलेज हैं, जो इंडिया के पुराने ग्रंथ हैं, ठीक है, इंडिया के जो पुराण है, महाभारत है, रामायण है, वेद है, उन सब चीज़ों का अध्ययन हो रहा है। तो वहाँ से चीज़ें निकल रही कि हमारा इंडिया, मतलब हमारा जो भारत है वो भी रिच है। किसमें रिच है? एजुकेशन में रिच है, नॉलेज में रिच है, सिविलाइज्ड रहे हैं हम लोग। तो अब ये डिबेट स्टार्ट हो रहा है एजुकेशन को लेके। हाँ, अब जो है एजुकेशन को लेके डिबेट स्टार्ट हो गया है। तो अब इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग, अब 1813 में एक्ट आता है जब, तो 1813 में एक्ट ब्रिटिशर्स लेके आते हैं। अभी मैकाले मिनट 1835 में आता है, बट ब्रिटिशर्स ने पहले से तैयारी कर रखी थी कैसे एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में स्थापित करना है। तो 1813 का जो एक्ट आता है उसमें 1 लाख रुपए वार्षिक आवंटन की बात की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इंग्लैंड तक में जो शिक्षा के लिए, अच्छा, इंडियन को शिक्षा देना जरूरी क्यों लगा इंग्लैंड को? क्योंकि इनका कोई काम बन नहीं रहा था। तो इंग्लैंड में जितना खर्च नहीं किया जाता था उससे ज़्यादा खर्च भारत पे करने की बात हुई 1813 एक्ट में, कि 1 लाख रुपए वार्षिक देंगे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि इंग्लैंड में भी पब्लिक इस फेयर में इतना खर्च नहीं होता था एजुकेशन को लेके। तो यू विल सी कि कैसे इतनी ज़रूरत पड़ रही है ब्रिटिशर्स को एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने की, जिसमें उनके फ़ायदा है। तो अब इसी बीच में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी बनता है। अब 1813 का एक्ट आया, फिर दूसरा बना जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जिसमें ये बातचीत हो रही है कि एजुकेशन देना है भारतीयों को या नहीं, और देना है तो कैसे देना है। तो इसी बीच में हमारा स्टार्ट हो जाता है फिर से पश्चिम और पूर्व के, मतलब जो पश्चिम मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पूर्व मतलब हमारी कंट्रीज़ जो हैं, उनमें कैसे तालमेल बने एजुकेशन को लेके या फिर ज्ञानोदय को लेके। अब कुछ लोग का इनके में कहना था, जो इनके विचार थे, उनको बोलते थे कि ज्ञानोदय को, जो ज्ञान उदय होंगे भारत का, उनको भारतवासियों के पिछड़ेपन का रामबाण माना गया। मतलब इसमें विज्ञान, आधुनिकता और प्रगति का एक सार्वभौम चिन्ह बना दिया गया कि हम जो एजुकेशन देंगे वो आपको इस तरीके से इवॉल्व करेगा, आपको एक मॉडर्न बनाएगा। तो इसी में जो है यंग बंगाल आंदोलन आता है। ये डेरेजियो का यंग बंगाल आंदोलन है, इसके लिए जो है इन्होंने बहुत काम किया, और इन्होंने जो है अपने लोगों को मॉडर्न करना चाहा, अपने तरीके से आधुनिक करना चाहा अपने तरीके से। वो पुराने जो अंधविश्वासी चीज़ें रही हैं उस पर वो हास्य करते थे कि आप जो अंधविश्वास में डूबे हैं, मतलब हमारे भी पुराने चीज़ों में बहुत सी कुरीतियाँ थी और आज भी हैं। तो उन कुरीतियों को भी दूर करने का काम किया कौन? हमारे जो नेटिव्स थे, जो यहाँ के लोग पढ़ लिख लिए थे कि नहीं, इंडिया में अगर जो कमी, मतलब इनके जो हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में जो कमियां, उसको दूर करना है, जो अच्छाइयां उसको अडेप्ट करना है, और ब्रिटिशर्स अगर कुछ अच्छा दे रहे हैं तो उनको लेके दोनों को मिक्स करके हमें एक अच्छा समाज बनाना है। इसी बीच में हम देखते हैं 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली क्या करता है, सिसु बलि पर रोक लगाता है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे जब सुधार हो रहा है तो ब्रिटिशर्स भी कुछ सुधार करना चाह रहे हैं। तो जब सिसु बलि पे विरोध होता है, रोक लगता है, और चाइल्ड मैरिज जो है, चाइल्ड मैरिज मतलब जो शादी हो जाती है छोटे उम्र में, उस पर रोक लगता है, और
सती प्रथा पे जब बैन लगने लगता है तो अब आप देख रहे हो कि एक अलग से विद्रोह हो रहा है। हमने पढ़ना है रिफॉर्म एंड विद्रोह। तो अब जो विद्रोह हो रहा है इस चीज के लिए हो रहा है क्योंकि कोई भी जब मेजर चेंजेस आते हैं सोसाइटी में तो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि क्यों हमारे इस प्रथा को चेंज किया जा रहा है। सती प्रथा को ये मानते थे, सती भगवान देवी मानते थे कि पति के साथ जल जाना, बट ये सोसाइटी के रूप से सोशली अच्छा नहीं था कि किसी की जान इस एवज में ले लेना कि उसका पति की डेथ हो गई है, ये कहीं ना कहीं मोरली इनकरेक्ट था, नैतिक रूप से गलत था। तो इसको बैन जब किया गया तो एक्सेप्टेंस नहीं थी समाज में कि नहीं, उनको कहना था कि सती होंगी। तो ये चीजें विद्रोह। अब बाल जब शिशु बलि पर रोक लगाया गया, शिशु बलि कितना बुरा है, आज भी बुरा है। तो जब उस समय शिशु बलि पर रोक लगा तो लोगों ने विरोध किया कि नहीं, शिशु बलि हम देंगे क्योंकि हमारी माता नाराज हो जाएंगी, उनकी देवी नाराज हो जाएंगी। तो इस तरीके से विरोध भी होना स्टार्ट होने लगा। बट हमेशा से यही होता है कि जब भी मेजर रिफॉर्म आते हैं, सुधार आता है कोई, तो रेजिस्टेंस, विद्रोह होना ही होना है। अगर आप आज के भी सिनेरियो देख लिए कि कुछ भी रिफॉर्म आते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है थ्रू आउट द टाइम अपने आप को इवॉल्व करता है। सोसाइटी धीरे धीरे अपने आप को विकसित करता है, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है और जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो आज भी अलग है। वेस्टर्न सोसाइटी में जो कुछ एथिक्स अच्छे हैं, मतलब एथिक्स उनके लिए अच्छे हैं, वो हमारे लिए गलत हो सकते हैं। तो इस चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशनशिप जो होते हैं वेस्टर्न कल्चर में, उनको अच्छा माना जाता है कि आप पहले एक साथ रह के देख लेते हैं कि आपका आगे फ्यूचर अच्छा है या नहीं, देन आप जो है शादी के लिए डिसाइड करते हैं। और वही चीज़ हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि हमारे परंपरा में वो नहीं है। हमारे परंपरा में है कि एक लड़का एक लड़की शादी के बाद साथ रह सकते हैं। बट धीरे धीरे ये एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं आ रहे हैं और कुछ इलाकों में ये चीज़ें हो रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स पनप रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि ये जो चेंजेस हैं, ये जब भी कुछ नया आता है सोसाइटी में तो पहले एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। तो इसी तरीके से सोसाइटी हमेशा अपने आप को इवॉल्व करती है, सोसाइटी हमेशा अपने आप को चेंज करती है। तो वही सुधार और विद्रोह हम देखते हैं कब, मॉडर्न टाइम में, कि जब ब्रिटिशर्स सुधार लेके आ रहे हैं और लोग जब सुधार लेके आ रहे हैं तो लोगों में विद्रोह भी हो रहा है, चीजें हो रही हैं। तो 1843 में हम देखते हैं दास प्रथा का उन्मूलन होता है। दास प्रथा कितना बुरा है। अब दास प्रथा का उन्मूलन बहुत जरूरी है। 1843 में जब दास प्रथा का उन्मूलन होता है तो उसमें भी विद्रोह होता है कि आप मेरे जो मतलब जिनके पास दास है उनको तो काम इजी हो जाता है ना, कि काम जो हमारे करने वाले हैं दास हैं उनको हम किसी तरीके से भी ट्रीट कर रहे हैं, उनसे कोई भी काम करा ले रहे हैं, कुछ भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एक इंसान दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट कैसे कर सकता है। तो इन चीज़ों को लेके बैन जब हुआ तो लोगों में फिर से गुस्सा और विरोध हुआ। तो इस तरीके की सुधार जो हैं वो चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी। और 1833 मतलब जब भी एक्ट आया, 1813 आया, 1833 आया, फिर 1853 आया, फिर 1858 आया, जब पैरेलल हम देख रहे हैं 20-20 साल के गैप में एक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें नए नए सुधार आ रहे हैं। तो आपको यही समझना है, क्रोनोलॉजी समझनी है कि जब एक्ट्स आ रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स एक्ट्स ले आ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो या तो सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा भी है और अनएक्सेप्टेबल। तो इस तरीके से सुधार और विद्रोह का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है। उसी बीच में जो है मतलब मेनली स्टार्ट ही जेम्स मिल करता है। जेम्स मिल जब निंदा करता है हमारे सोसाइटी की तब लोग उठ के आते हैं। तो राजा राम मोहन राय जो इनको सुधार का पिता माना जाता है वो आते हैं। अब राजा राम मोहन राय आ रहे हैं तो क्योंकि जेम्स मिल ने बोल दिया कि आपकी सभ्यता एकदम खराब है, आप विमेन को पूरा स्थान ही नहीं देते हो, विमेन को आप हमेशा एक टूल के अकॉर्डिंग रखते हो, एक ऑब्जेक्ट की तरह रखते हो। तब इसी बीच राजा राम मोहन जैसे महान आत्मा की जो है प्रेजेंस आती है सबके सामने, तो वो क्या करते हैं, सुधार लाते हैं अपने। वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ जो कुरीतियां हम उसको दूर करेंगे, आपकी जो एजुकेशन है उसमें अच्छा वही लेंगे, सब नहीं ले लेंगे आपसे, मतलब आप जो भी थोपोगे, आप जो भी बोलोगे, हम वो नहीं ले लेंगे। तो दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, मीन्स कि कैसे सुधार लाके सोसाइटी को इवॉल्व करना है। तो राजा राम मोहन जब आते हैं तो वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ठीक है, पुरोहित और बहुदेववाद की निंदा करते हैं। और ये क्या करते हैं, बंगला में उपनिषद और का अनुवाद करते हैं। मतलब उपनिषद हमारे जो हैं पुराण, उपनिषद, वेद, उन्हीं को तो जब आप पढ़ा जाएगा तभी तो पता चलेगा कि हमारा एंशिएंट सोसाइटी कितना सिविलाइज्ड था अब, और हमारी एंशिएंट सोसाइटी कैसी थी। तो अब राजा राम मोहन क्या कर रहे हैं कि बंगला में, क्योंकि वो बंगाली थे, राजा राम मोहन बंगाली थे, तो अब क्या हो रहा है, वो और उपनिषद वगैरह सब संस्कृत में लिखे गए हैं, तो अब ये बंगला में अनुवाद करते हैं उपनिषद का। और ये दिखाने के लिए कि जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ है वो स्वयं भी एकेश्वरवाद के प्रचार थे, मतलब बहुदेववाद पे विश्वास नहीं करते थे कि आप अलग अलग देवों की पूजा करिए, आप एकेश्वरवाद पे ये राजा राम मोहन जी विश्वास करते थे। और क्या करते हैं कि 1815 में आत्मी सभा की स्थापना करते हैं। आत्मी सभा की स्थापना 1815 में करते हैं। फिर 1828 में क्या करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज क्या,
जो एकेश्वरवाद के मूल सिद्धांत को मानता है कि आप मूर्ति पूजा मत करिए, आप जो है बहुदेव पूजा मत करिए, आप जो है जो कुरीतियां हैं पुरानी उसको छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से समाज में सुधार आना स्टार्ट होता है। अब क्या हो रहा है, अब दयानंद सरस्वती जी का भी उसी में हम लोग देखते हैं कि जब 1875 में आर्य समाज इन्होंने स्टार्ट किया, और इन्होंने क्या कि इन्होंने वेदों की सत्ता का उल्लेख किया, इन्होंने वेदों की सत्ता को फिर से ले आने का प्रयास किया। तो हिंदू धर्म को मतलब सभी वेद जो है पश्चात परीक्षों से मुक्त करने का प्रयास किया कि वेद में अगर कुछ गलत है तो आप उसको छोड़ दीजिए, जो अच्छा है पर उसको लीजिए। तो इसीलिए उन्होंने बोला वेदों की ओर लौटो। ये कौन बोला? दयानंद सरस्वती जी 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। वेदों की ओर लौटने का ये मतलब नहीं था कि सब कुछ वेदों का मान लीजिए, नहीं। उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, ब्राह्मण पुरोहित का जो अधिपत्य होता था, कर्म कांड होते थे धर्म पर, उस पर हमले किए, मीन्स उसको विरोध किया। वेदों में तो है ना कि पंडित का ही वर्चस्व रहेगा, जो ब्राह्मण है वो हमेशा से सब कांड करवाएगा। तो उन्होंने विरोध किया सब चीज का, उन्होंने बोला वेदों की ओर लौटो, बट वेदों में जो अच्छी चीजें हैं जिससे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है वो लीजिए। तो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, ब्राह्मण पुरोहित के जो अधिपति थे कर्मकांड धर्म पर, उसका विरोध किया, हमला किया, बाल विवाह का भर्त्सना किया, क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाता था, तो बाल विवाह की भर्त्सना की, उसको विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह को आगे बढ़ाने का बात किया, और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। तो इसी से हमें देखने में आता है कि स्त्री शिक्षा की जब बात होने लगी, क्योंकि जेम्स मिल ही लेके आता है ये चीज़ कि आपके यहाँ तो स्त्रियों को कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती, स्त्री को तो इंसान ही नहीं माना जाता है, उसको तो अब घर के काम के लिए रखा गया है। अब जो हमारे सुधारवादी लोग हैं, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन जैसे लोग स्त्री शिक्षा की बात करते हैं। अब स्त्रियों में भी सुधार, मतलब स्त्रियों के लिए भी सुधार की बात होने लगती है। और जो है वो जो है उनका जो आक्रमण था, मतलब वो जो चाहते थे वो सुधारवाद और रूढ़िवाद हिंदुओं को प्रति था, कि जो रूढ़िवादी स्टेरियोटाइप्स है कि कुछ हिंदूवादी लोग एकदम रूढ़िवादी हो जाते हैं कि नहीं यही हमारे पूर्वज यही करते थे तो यही सही है, अगर वो समाज के लिए गलत है तो कैसे सही हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का विरोध होने लगा, और जो है ये पंजाब और नॉर्थ वेस्ट में आर्य समाज फैला, जो कि आज भी आर्य आप समाज देखते हैं, आर्य मंदिर भी है, आर्य समाज भी है। तो वो कॉन्सेप्ट आज भी कहीं ना कहीं फॉलो होता है। तो अब इन तरीके से सुधार हो रहे हैं। अब क्या है, किसान और आदिवासी विद्रोह भी इसी बीच हो रहे हैं, और किसान और आदिवासी विद्रोह क्यों हो रहे हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया माल गुजारी का जो दोहन था वो इतने लेवल पे बढ़ चुका था कि अब लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, हालांकि गांव में उस लेवल की शिक्षा नहीं मिल पा रही थी लोगों को। एक सेकेंड। हाँ, तो गांव में उस तरीके से लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, बट लेकिन जब आप किसी का हक छीनेंगे, किसी का राजस्व लेके उससे एकदम प्रताड़ित करेंगे, तो आप विद्रोह, किसान विद्रोह, अलग अलग इलाकों में हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के किसान विद्रोह होते हैं, आदिवासी विद्रोह होते हैं। बेसिकली किसान और आदिवासी विद्रोह में विद्रोह का जो रीजन था वही था। आदिवासी विद्रोह इसलिए हो रहे थे क्योंकि उनके रीजन में घुस रहे थे, उनके क्षेत्र में ब्रिटिशर्स घुस रहे थे, ठीक है। और किसान का विद्रोह इसलिए हो रहा था क्योंकि माल गुजारी जबरदस्ती उगाई हो रही थी। तो ये मेजर डिफरेंस है जो आपको हमेशा याद रखना है कि आदिवासी विद्रोह क्यों हो रहे थे, क्योंकि वो अपना, आदिवासी क्या होता है, समाज से कट के रहते हैं, समाज से अलग रहते हैं, तो उनके क्षेत्र में घुस जाना, उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करके अपना चीज़ें स्टैब्लिश करना, उनको भगा देना। तो आदिवासी का विद्रोह इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका क्षेत्र छीना जा रहा था। किसान का विद्रोह इसलिए हो रहा था क्योंकि उनसे ज़्यादा राजस्व वसूला जा रहा था और बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था राजस्व के नाम पे, और उनको जबरदस्ती क्रॉप उगवाए जाते थे, नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी और कपास की खेती जबरदस्ती करा दी थी, जिससे जो मतलब कॉमर्शियल क्रॉप्स थे। तो इसी बीच में हम देखते हैं कि और भी आंदोलन से स्टार्ट होते हैं। तीतू मीर का तरीके मोहम्मदिया आंदोलन, मतलब कि अब क्या होता है, जब समाज सुधार हो रहा है तो हर वर्ग सुधार करना चाहेगा। तो मोमडन जो वर्ग था वो भी सुधार की बात करता है, उसमें भी सुधार की बातें होती हैं। वो भी चाहते हैं कि ब्रिटिशर जो शिक्षा दे रहे हैं आधुनिक, हम उसको लें और हमारे जो कुरीतियां उसको दूर करें। तो हमेशा अच्छे की तरफ ही इंसान आगे बढ़ता है, और सुधार की जब भी बात होती है, वो मोहम्मदिया आंदोलन हो, अलीगढ़ आंदोलन हो, ठीक है, सब में जो है अच्छे की बात होती है। अब 1792 जब ब्रिटिशर्स ने मालाबार को जीता 1792 में, तो वहां पे उनकी व्यवस्था उलट पुलट कर दी। खेतिहर जो वहां थे वो परेशान हो गए, ठीक है, और इसलिए वहां भी विद्रोह स्टार्ट हो रहा था। मतलब जब भी साउथ में आप देखिए, आंध्रा, कर्नाटका, मद्रास, वहां पे अगर आप कब्जा कर रहे हैं, वहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो वो विद्रोह करेंगे। तो आप इसीलिए देखते हो डेक्कन विद्रोह होता है आगे, नील की सॉरी कपा उस हाँ, नील को लेके डेक्कन में विद्रोह होता है। आपका अब बिहार में नील विद्रोह होता है, जिसमें चंपारण आता है, बाद में वो आता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो किसान है वो विद्रोह कर रहे हैं और अलग अलग रीजन्स में हो रहा है। तो हर क्षेत्र में जो विद्रोह हो रहा है उसके थोड़े बहुत रीजन अलग होते हैं, बट मेन रीजन वही था
जो मैंने बताया। तो अब क्या हो रहा है, 1857 से पहले कुछ किसान विद्रोह हो चुके थे, उनका जो खुन्नस था वो चढ़ा हुआ था कि मतलब जबरदस्ती उगाही कर रहे हैं ये वो, लेकिन उनको एक किसानों को एक मेजर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनको एक कोई लीडर नहीं मिल रहा था जिससे वो बड़ा विद्रोह कर सके। और वही चीज होता है 1857 में, जब तो सैनिक ही विद्रोह कर दिए हैं तो और दम आता है किसान और वहाँ के जो प्रताड़ित लोग रहे हैं, और अवध के तालुकदार भी कुछ प्रताड़ित रहे थे, तो उनके अंदर जब वो स्ट्रेंथ आता ही है कि अब हम विद्रोह कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं। तो 1857 को इसीलिए पहला स्वतंत्रता विद्रोह बोला जाता है, क्योंकि उस बहुत मैसिव लेवल पे विद्रोह हुए थे और उसमें ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स भागने वाले थे, बट किसी न किसी तरीके से मैनेज किया उन्होंने, क्योंकि इसमें बहुत से रीजंस हैं। क्योंकि एक तो पर्टिकुलर कोई नेतृत्व नहीं मिला, 1857 अभी पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे, उसमें एक तो नेतृत्व नहीं मिला, और ऊपर से कुछ रीजंस पंजाब और मद्रास जैसे रीजंस जो हैं, क्षेत्र हैं, वो साथ नहीं दिए लोगों का, वो ब्रिटिशर्स का साथ दिए। तो इसीलिए कुछ वजहों से वो जो है अब नहीं हो पाया था सक्सेस। तो अब जब मालाबार में आप कब्जा कर रहे हो तो मोपला विद्रोह होता है। मोपला क्या होते थे, सवर्ण हिंदू जमींदार थे, ठीक है। किसान मोपला मुसलमान थे, वो जो है सवर्ण हिंदू जमींदारों के विरोध में विद्रोह करते थे। तो अब क्या हो रहा कि अब अलग अलग क्षेत्र में जमींदार भी अलग है, और जमींदार की जब प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, समस्याएं अलग हैं, तो अलग अलग तरीके से विद्रोह कर रहे हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि संताल विद्रोह को कोल विद्रोह होता है, संताल विद्रोह होता है, और ये सब आप लोग विद्रोह पढ़िएगा, क्योंकि एक एक विद्रोह डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपको ये क्रोनोलॉजी समझनी है, कालानुक्रम समझना है कि सुधार हो रहा है, साथ में विद्रोह भी हो रहा है, और किसान विद्रोह क्यों हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, और आदिवासी विद्रोह हो रहा है, वो कहाँ कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें जब आप सिस्टमैटिक रूप से एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसान रीजन वही थे, मैंने बताया। क्या कहते हैं, ट्राइबल्स का जो जनजाति विद्रोह था उसके रीजन अलग थे, किसानों का रीजन अलग था, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से हो रहा था। मोपला विद्रोह हो रहा था, संताल कोल विद्रोह हो रहा था, खो विद्रोह हो रहा था, हो विद्रोह हो रहा था। हो जनजाति है तो इसी तरीके से जनजाति के नाम पे पड़ जाता है। संथाल का नाम आपने सुना है, छोटा नागपुर के आसपास के जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पे हो रहा था। इसी तरीके में जो है मुंडा विद्रोह होता है, मुंडा विद्रोह काफ़ी फेमस है। मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा जो है वो उनको भगवान की तरह आज भी पूजा जाता है, इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दी, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को मार भगाया था अपने एरिया से। तो इसी तरीके से आदिवासी विद्रोह हमेशा से इसीलिए हुआ कि आप उनके क्षेत्र में घुस जा रहे हैं और जो है कब्जा कर ले रहे हैं। तो सुधार हो रहा है, जहाँ पे हम राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती जैसे लोगों को देख रहे हैं। तो आप लोग सुधार भी अच्छे से पढ़िएगा, उसमें आप विवेकानंद का भी पढ़ेंगे, परमहंस वाला, और आप लोग डेरेजियो का यंग बंगाल आंदोलन बता दिया, उसको पढ़ लीजिएगा। तो सुधार जब 3-4 चीज़ें से हो रहा है, स्त्री सुधार आता है बीच में, तो इन सब चीज़ों की वजह से सुधार तो हो रहा है, उसी बीच में आपका आदिवासी विद्रोह भी हो रहा है, और किसान विद्रोह भी हो रहा है, क्योंकि मालगुजारी ज़्यादा ले रहे हैं, अलग तरीके से उनसे खेती करा रहे हैं। तो जो रणजीत गुहा बोलते हैं, रणजीत गुहा का एक कोट है बेसिकली, वो जो बोलते हैं कि जमींदार, सूदखोर और राज्य इस तरह किसान पर प्रभुत्व का एक संश्लिष्ट तंत्र बन गए। मतलब किसान क्यों विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि जमींदार, सूदखोर आप लोगों को पता होगा, जो सूद पे पैसा देते हैं और जब किसान पैसा लौटा नहीं पाते तो उनका जमीन हथिया लेते हैं, तो सूदखोरों का काम ये था। तो जमींदार, सूदखोर और राज्य मतलब ब्रिटिश लोग, तो इन तीनों लोगों ने किसान पर अपना प्रभुत्व एक साथ बना लिया था। इसीलिए किसान विद्रोह होता है। विद्रोह तभी होता है जब बहुत अति हो जाता है। तो जब किसान सह नहीं पा रहे हैं उस डोमिनेंस को, उस प्रभुत्व को, तब वो विद्रोह करते हैं। तो इस पे अलग अलग हिस्टोरियंस के डिबेट्स भी हैं कि इनको जो विद्रोह हुए किसानों के, वो किस वजह से हुए और उनके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो कुछ का अलग कहना है, कुछ का अलग कहना है। तो इस तरह हिस्टोरियन की डिबेट आप लोग बुक में है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी कि हालांकि मेन रीजंस तो वही थे कि इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया है, जमींदार, सूदखोर और राज्य का, और किसान विद्रोह कर रहे हैं और आदिवासी के क्षेत्र में घुस रहे हैं, वहाँ के लोगों को तोड़ फोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, तो वो विद्रोह कर रहे हैं कि आप अपना जो जमीन है, आप अपना जो, जिनको कुल देवी बोला जाता है, कुल का एक भगवान मानते हैं वो लोगों को, तो जब उनके खिलाफ आप करेंगे विद्रोह, मतलब उनके अगेंस्ट जाएंगे, विरोध में जाएंगे, तो उन लोगों को विद्रोह करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है कि अब संथाल जो विद्रोह कर रहे थे तो उसमें जो है सार्वजनिक योजनाएं, सभाएं करते थे, योजनाबंदी की जा रही थी। मतलब वो लोग भी अपने स्ट्रेटेजिकल तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से विद्रोह कर रहे थे कि कैसे लोगों को इकट्ठा करना है। क्योंकि हमेशा जब भी कोई विद्रोह होता है,
आपको ये समझना चाहिए कि जब भी कोई विद्रोह होता है या फिर क्रांति होती है, उसको एक सिस्टम चाहिए होता है, एक सिस्टमैटिक वे चाहिए होता है, एक अच्छा लीडर चाहिए होता है। तो हमेशा से हर चीज़ में एक लीडर की ज़रूरत होती है जो एक सही रास्ता दिखा सके, क्योंकि सब लोग एक चीज़ को नहीं समझ पाते हैं ना, और सब लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। तो आपको हमेशा से संथाल वीडियो नहीं है, संथाल विद्रोह है। मोपला और संथाल विद्रोह ट्राइबल विद्रोह है। मोपला जमींदार खेती के लिए किसान विद्रोह है, और संथाल जो है आदिवासी विद्रोह है। 1857 का भी हम बताएंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर वही है 1857। तो आप प्लीज़ एनोनिमस जी, आप क्वेश्चन बहुत करते हैं, आप प्लीज़ बुक पढ़ के आइए। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको सब कनेक्ट हो जाएगा। तो आप बुक पढ़ना स्टार्ट करिए विपिन चंद्रा का। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इन सब के बीच में जो है धर्म गुरुओं का भी उत्थान होता है। धर्म गुरु भी आते हैं अलग अलग रीजन्स में। जब आपका किसान विद्रोह कर रहा है और ट्राइबल जो जनजाति लोग वो विद्रोह कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका जो है धर्म गुरु आ जाते हैं, जो उनको एक अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको एक रास्ते पे ले जाते हैं। हमेशा से जब भी गुरु हो या फिर जो है लीडर हो, दोनों का काम होता है कि एक अच्छे रास्ते पे ले जाना, एक सही रास्ते पे ले जाना। जो आपके पीछे हैं या जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो इनका रीज़न ये है कि उनको एक अच्छे रास्ते पे ले जाना, ये काम होता है। तो इसी तरीके से देखते हैं कि चीज़ों का उत्थान भी हो रहा है। आपने देख लिया कि क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जब हावी हो जाते हैं, सिस्टम बना लेते हैं। अब समाज सुधार की बात हो रही है, क्योंकि जेम्स मिल के आने से सिविलाइजेशन पे सवाल उठते हैं, और उसके बाद राजा राम मोहन ईश्वरचंद विद्यासागर और दयानंद सरस्वती जैसे और भी लोग आते हैं, तो सुधार भी स्टार्ट हो रहा है। सुधार के साथ साथ विद्रोह भी हम देखने को मिल रहा है। 1857 के पहले बहुत विद्रोह हो जाते हैं। तो ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो स्ट्रेटजी है, ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम अभी हमने पढ़ा था कि साम्राज्यवादी विचारधारा जो थी, उसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो रहे थे, और इस तरीके से हो रहा था। अभी हम 10 मिनट आपको 1857 का विद्रोह भी पढ़ा देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो 1857 विद्रोह होगा। ये एक छोटा सा चैप्टर था कि जिसमें आप सुधार और विद्रोह पढ़ते हैं। सुधार भी हो रहा है, साथ में विद्रोह भी हो रहा है। तो अब 1857 का विद्रोह आप पढ़ेंगे, 10 मिनट देख लीजिए। अगर कंप्लीट नहीं होता है तो नेक्स्ट डे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग फिर जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ लीजिएगा। हाँ, अब 1857 विद्रोह जब हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है बेसिकली कुछ चीज़ें आप लोगों को जानने की बहुत ज़रूरत है कि 1857 विद्रोह हुआ क्यों, और जब हुआ तो उस वक्त क्या हो रहा था, और दबाया क्यों गया, मतलब दब कैसे गया, ये असफल कैसे रहा, और उसके परिणाम क्या हुए। क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था, उसके परिणाम बहुत मेजर चेंजेस लेके आते हैं। बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है हमारे पूरे इस ब्रिटिश इंडिया में, क्योंकि पूरा सत्ता ही चेंज हो जाती है। तो अब क्या होता है कि लोगों को पता है कि जो देखिए इसके रीजंस बहुत थे। किसान विद्रोह हमने पढ़ा, और ये सब विद्रोह हो रहे थे। तो ये जो गुस्सा था वो पहले से था, और ऐसा नहीं कि तत्काल जो रीज़न था उसी वजह से हुआ। तत्काल रीज़न भी बताएंगे अभी। तो क्या होता है कि ये पहले गुस्सा भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि जब लोगों की भर्ती हो गई, हमने सेना पढ़ लिया है, तो लोगों की भर्ती हो रही है। हमारे जो किसान भाई लोग हैं वही भर्ती भी हो रहे थे, जो मार्शल रेस हैं, जिनको अच्छा समझा जाता था, उनको भर्ती कर रहे थे। अब क्या हो रहा है कि ये अब हिंदू मुस्लिम भी करना है इनको, ब्रिटिशर्स को। ये हालांकि उनका, मुझे लगता है जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि उनका ब्रिटिशर्स का इतना ध्यान नहीं था कि हिंदू मुस्लिम लड़ाना है, बट वो अपना फ़ायदा देखना चाहते थे। उसमें आप किसी का भी नुकसान कर लें, तो ब्रिटिशर्स का हमेशा से ये रहा था कि अपना नुकसान कर लें, सॉरी अपना फ़ायदा कर लें, दूसरे का नुकसान हो तो चलेगा। तो उस समय जो है कलकत्ता के पास जो दमदम में सिपाहियों में ये अफवाह फैलने लगी कि जो एनफील्ड राइफल है, ठीक है, उसके जो कारतूस है, पहले राइफल में जो कारतूस दांत से खींच के भरे जाते थे, उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई, ऐसा अफवाह फैल गया। तो अब जब अफवाह फैल गया, तो अब अफवाह फैल जाता है, धीरे धीरे लोगों की नॉलेज में आने लगता है। जो तत्कालिक कारण है वो यही है कि उस तरीके से जब अफवाह फैल गया, तो 29 मार्च मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर में मंगल पांडे घटना करते हैं, वो मार देते हैं वहाँ के कुछ जो उनके जर्नल होते हैं, जो उनके मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको मार देते हैं मंगल पांडे। अब क्या है, अब ये मार कर जो है उनको फांसी हो जाती है। किसको? मंगल पांडे को। मंगल पांडे मूवी देखिएगा आप लोग प्लीज़, अगर आपको ब्रिटिश इंडिया का कुछ और भी जानना है तो मंगल पांडे मूवी देखिए, उसमें भी बहुत कुछ सही तरीके से दिखाया गया। तो मूवीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं अपने हिस्ट्री को जानने में। तो आप 1857 का विद्रोह देखिए, देखना है अच्छे से तो आप मंगल पांडे देखिए, आपको बहुत अच्छे से उसमें चीज़ें समझ में आएगी। अब ये 29 मार्च को ये कांड हो जाता है कलकत्ता में बैरकपुर छावनी में। फिर उसके बाद जो है
इसी का जो गुस्सा है वो 10 मई को निकलता है। तो हमारा जो मेजर 1857 का विद्रोह स्टार्ट होता है वो 10 मई को स्टार्ट होता है। 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। अब क्या है, जो गिरफ्तार थे सिपाही उनको छुड़ाकर निकल चले दिल्ली की ओर। तो हमारा विद्रोह स्टार्ट हुआ 10 मई से मेरठ में। बैरकपुर छावनी में जो होता है मंगल पांडे का, वो तो एक चिंगारी का काम करता है कि वहां से इनको पता चल गया कि हम भी विद्रोह कर सकते हैं। हाँ, कौन विद्रोह कर सकता है कि हम सिपाही लोग भी विद्रोह कर सकते हैं। क्योंकि सिपाही लोगों के पास आप लोग ये समझिए कि सिपाही लोग विद्रोह करने में सफल कैसे होते हैं, क्योंकि उनके पास औजार हैं, उनके पास हथियार हैं, और आम लोगों के पास तो औजार हथियार नहीं है ना, और वो लड़ाका रेस में है। तो इसीलिए जब सिपाहियों ने 18 मई को मेरठ में विद्रोह कर दिया और दिल्ली की तरफ बढ़ गए अफसर को मार के, साथियों को छुड़ा के, अब क्या है, बहादुर शाह की मतलब उनके पास कोई है नहीं लीडर। तो हमेशा इंडिया में मतलब सॉरी अपने आप जो एरिया है उसमें एक लीडर की जरूरत होती है। तो जो मुगल का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, उन्हीं को उसने मतलब मेरठ से जब दिल्ली गए तो वहां पे जाके बोले कि आप ही अब जो है हमारे शासक हैं, और ब्रिटिशर्स की सत्ता हम नहीं मानते हैं। तो बहादुर शाह बूढ़े हो चुके थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने बस जस्ट बात मान ली उनकी, और उसी का सजा उनको मिला था। तो बहादुर शाह जो है उनको हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया गया। और ये विद्रोह फिर जब फैलने लगा सैनिक विद्रोह, अब ये नागरिक विद्रोह में बदल गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि 1857 का जो विद्रोह है वो सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है, क्योंकि स्टार्ट तो सैनिक विद्रोह से होता है, देन वो नागरिक विद्रोह में बदल जाता है कि पीपल वर गेटिंग इंगेज्ड इन दिस रिवोल्ट, कि लोगों के मन में वो चीज़ आए कि नहीं, अब ब्रिटिशर्स को भगा के ही सांस लेना है। तो अब जो है विद्रोह में मुख्यतः बंगाल की सेना को प्रभावित किया, और मद्रास बम्बई की रेजिमेंट शांत रही। मद्रास बम्बई वाले इतना ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। तो यही सब रीजंस हैं कि विद्रोह सफल नहीं हो पाया। तो क्योंकि नॉर्थ पूरा रीजन में हो रहा है, क्योंकि बंगाल में आपका मंगल पांडे वाला कांड हो गया है, देन मेरठ आपका यूपी अवध जो है वहाँ पे सिपाहियों ने कांड किया, और दिल्ली, तो ये जो नॉर्थ बेल्ट का ऊपर वाला हिस्सा है, सिर्फ वो वाला जो है वो लोग ही इन्वॉल्व रहे इसमें। मद्रास मुंबई ये लोग, और ये लोग जो है नहीं साथ दे पाए। और पंजाब और गोरखा जो सिपाही थे वो जो है विद्रोह को कुचलने में सब सहायता दिए। तो यही सब रीजन था, जब आपके लोग ही नहीं साथ हैं। पंजाब और गोरखा क्या हमारे भारत से अलग है? नहीं है। तो पंजाब और गोरखा के लोग जब विद्रोह को कुचलने में साथ दिया ब्रिटिशर्स को, और मद्रास और बम्बई के लोग वो तो शांत ही रहे। तो छोटे पैमाने पे जब मतलब कुछ रीजन्स में अगर इस तरह के विद्रोह होते हैं तो सफल होने के चांसेस उसके कम है, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत लंबे में फैल चुके हैं ना, उनके पास पंजाब, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता और अवध, ये सारे रीजन्स उनके पास हैं। तो जब इनके पास लोग हैं, रीजन्स हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होता है कि अब सैनिक जो है वो भी गुस्से में थे, और लोग भी गुस्से में थे। तो अब जो है विद्रोह ज़्यादा तरीके से मतलब उभर गया। अब इसमें जो है अब नागरिक विद्रोह का जब रूप ले लिया, उसमें आपको ये समझना है कि नागरिक विद्रोह के लिए तो हो क्या रहता। अब जो है इसमें जो है राज से लाभ पाने वाले जो क्षेत्र हैं, व्यक्तियों हैं, उन्होंने विद्रोह नहीं किया। इसमें ये भी चीज़ें देखते हैं कि विद्रोह में कुछ दोगले लोग भी थे, कि जिनको अगर ब्रिटिशर से कुछ हेल्प मिल रहा है और उनके से कुछ सहायता मिली, उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया कि हम क्यों ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएं, जो जा रहा है, जिनको नुकसान है वो जाएं। तो इसीलिए वो विद्रोह सफल नहीं हो पाया था। तो अब क्या है, इसमें जो सामंती और बड़े भूस्वामी हैं उनको ब्रिटिशर्स मिला के रखते थे, वो लोगों ने भी साथ नहीं दिया है। सामंती और जो बड़े भूस्वामी जब जो परेशान थे वो उन्होंने विद्रोह किया, और जिनको ब्रिटिश का साथ मिलता था उन्होंने उनका विद्रोह नहीं किया। तो मेनली इसमें किसान वर्ग था और भूस्वामी वर्ग था, जिनको प्रताड़ित किया था ब्रिटिशर्स ने अपने मालगुजारी सिस्टम की व्यवस्था से, जो आपका स्थायी और महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये 3 तरीके से लगाए गए थे। इनसे जो नाराज लोग थे इन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया। और उसी समय डलहौजी भी था 1856 के आसपास। 53 में हमने पढ़ा कि डलहौजी के समय रेलवे स्टैब्लिश हो गया था। तो जब डलहौजी समय वायसराय था, इन्होंने क्या हुआ कि विलय सिद्धांत के हिसाब से अवध को विलय कर लिया था। अवध के लोग ऐसे ही नाराज कि अब जो है झांसी रानी वाला कांड हो चुका था, कि उन्होंने कब्जा करना चाहा और लड़ते लड़ते वो मर गई। तो अब लोगों में जो गुस्सा है, जो लोगों में इन सब चीज़ों का गुस्सा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉयल एनफील्ड जो कारतूस था उसकी वजह से गुस्सा था, नहीं, गुस्सा बहुत पुराना होता है। जब भी कोई आग भड़कती है उसका दबा हुआ आग होता है वो। तो किसान का विद्रोह, और जब अवध कब्जा कर लिए लोगों का विद्रोह, भूस्वामी का विद्रोह, सामंतियों का जो गुस्सा था, ये सब एक साथ मिलकर नागरिक विद्रोह का रूप ले लेता है। अब क्या है, इसमें जो है कानपुर में हम देखते हैं कि बेगम हजरत महल,
लखनऊ में संभालती हैं, रुहेलखंड में खान बहादुर खान। तो अलग अलग एरिया में हम देखते हैं कि 1857 में अलग अलग लोग जो लीडर का काम करते हैं, नेतृत्व कर रहे हैं लोगों का, वहां पे अलग अलग तरीके से विद्रोह कर रहे हैं। झांसी में लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि अवध को एक तो आपने मिलाना चाहा और दत्तक पुत्र का बहाना बना के आप रानी लक्ष्मीबाई का आप मूवी देखिए, वो भी देखिए। मतलब मूवीज का बहुत बड़ा रोल है अपने हिस्ट्री को जानने में। हालांकि बहुत कुछ सच नहीं होता है उसमें, थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं मूवीज में, बट स्टिल आपको बहुत नॉलेज मिलता है कि कैसे उस समय चीज़ें हुई होंगी। तो अब झांसी में लक्ष्मीबाई नेतृत्व संभाल रही हैं, रुहेलखंड में खान बहादुर खान और लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये जो है सिपाहियों का नेता बनकर विद्रोह को संभाल रहे हैं कि जगह जगह जो विद्रोह हो रहे हैं उनको खाना पहुंचाना, उनको हथियार देना, उनको छुपाना, ये सब चीज़ें लोग कर रहे हैं और जिनको विद्रोह करना है वो विद्रोह करते जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो बड़े भूस्वामी थे, तालुकदार थे, उनको बेदखल कर दिया गया। बेसिकली जो किसान परेशान हैं बड़े बड़े भूस्वामियों और तालुकदार से, वो उनको बेदखल कर दे रहे हैं, ज़मीन से भगा दे रहे हैं, पेपर कागज फाड़ दे रहे हैं, जो बही होते थे, जमीन के कागजात होते थे, उनको फाड़ दिया जा रहा है, उनको जला दिया जा रहा है। इस तरीके से विद्रोह दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है। ठीक है, जो मालगुजारी का असाधारण सीमा बनाया गया था, भारी मांग की जा रही थी, उसको तोड़ दिया गया। मतलब मालगुजारी भी नहीं दे रहे हैं, जमींदार के कागज जला दे रहे हैं, जो उधार का है, अगर कुछ कागज है किसान लिए हैं, सूदखोरों से सूद लिए हैं, वो सब जला दे रहे हैं। मतलब इस तरीके से विद्रोह प्रदर्शित किया जा रहा है कि हम आपके सत्ता को नहीं सहेंगे, हम आपके डोमिनेंस को नहीं सहेंगे, वी आर नॉट गोना बियर और टॉलरेंट यू एनी मोर। तो अब इस तरीके से इसमें भी बहस हो रहा है। अब हिस्टोरियंस भी अलग अलग तरीके से बहस करते हैं कि जो विद्रोह हुआ था उसको क्या किसान विद्रोह बोला जाए, या नागरिक विद्रोह बोला जाए, या फिर फर्स्ट इंडिपेंडेंस विद्रोह बोला जाए कि स्वतंत्रता के लिए पहला विद्रोह किया गया था। इसमें भी अलग तरीके से चीज़ें बनाई गई थी। तो गुजरों और जाट हैं, राजपूत हैं, ये जो है सैयद, ये आपसी सामुदायिक संबंध जो किसार विद्रोह को जो प्रभाव को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारण बन गए, क्योंकि ये लोग जो है इनका साथ दे रहे थे, जो लोग साथ दे रहे थे उनका जो है अधिक रोल हो रहा था उसमें विद्रोह में, और बाकी लोग बस जस्ट विद्रोह कर रहे थे। इसीलिए दबाने में आसानी हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है अपने सैनिकों को लेके गोरखा पंजाब के अलग अलग, जैसे लखनऊ में किसी अपने अधिकारी को भेज दिया, वहाँ पे दबा दिया गया और लोगों को कैद कर लिया गया, मारा गया, पीटा गया। लक्ष्मीबाई रानी झांसी में ऐसा हुआ ही कि वहाँ पे भी उनको हार का सामना करना पड़ा। और इसमें वीडी सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जो हैं, ये भारत की स्वाधीनता संघर्ष, स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़ा गया संघर्ष का इन्होंने, इस समय ये वहाँ पे 1857 को लेके इन्होंने लिखा। बाद में जब 1857 का विद्रोह हो गया तो इसमें जो भी इसके फाइल्स बने, ब्रिटिशर्स भी, डेरेजियो और लोग हैं इसमें जिन्होंने चीज़ों को बयान किया कि 1857 का हमें विद्रोह पता चला कैसे, क्योंकि उसके अकाउंट्स रखे गए, उसका जो खाका है वो रखा गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो उन्होंने लिखा, अब लिखा वीडी सावरकर ने भी लिखा। सावरकर ने इसको बोला कि स्वाधीनता संघर्ष का ये पहला विद्रोह था कि हमें स्वाधीन होना है। तो ये लोग जो बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, वीडी सावरकर जैसे लोग, इन्होंने चीज़ें लिखी। अब जब लिखी तभी तो पता चलेगा ना कि हमारे इतिहास में हुआ क्या है। जब तक आप चीज़ों को कलेक्ट नहीं करते हैं तब तक अब वो इतिहास बनेगा नहीं। जो चीज़ें छूट जाती हैं उसका इतिहास लिखा नहीं गया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनका इतिहास नहीं लिखा गया है, क्योंकि उसके या तो हमारे पास साक्ष्य नहीं है, या तो प्रॉपर उसके अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स इन द सेंस उसके लेखा जोखा नहीं है। तो लेखा जोखा रखना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आप आगे अगर हिस्ट्री को और अच्छे से पढ़ते हैं, मास्टर्स में पढ़ना चाहेंगे, तो आप इसमें आर्काइव्स पढ़ेंगे, म्यूजियम्स पढ़ेंगे, उनका रोल क्या होता है। आर्काइव एंड म्यूजियम का रोल हिस्ट्री में बहुत होता है, हिस्ट्री लेखन में ये सब काम आते हैं। अब जो है कमल का फूल और चपाती, ये दो उनके सिग्नेचर थे विद्रोह के। तो चपातियों को जो है गांव दर गांव पहुंचाने के कारण जो है भ्रामक था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे ब्रिटिशर्स की कहाँ से विद्रोह हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो कमल का फूल और चपाती, ये दो इन्होंने चिन्ह बना रखे थे विद्रोह को। कमल और चपाती किसी को दे दे तो मतलब वो विद्रोह का सपोर्टर है। इस तरीके से एक चीज़ें आगे बढ़ती गई, कड़ी टू कड़ी जुड़ती गई। तो इस तरीके से विद्रोह हुए और उसको दबाने की पूरी कोशिश किया गया। तो 20 सितंबर 1857 में क्या होता है, दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। मतलब बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया, विद्रोह को कुचल दिया गया। और 1858 के वसंत और 1859 के आरंभ के बीच क्या देखते हैं, ब्रिटिश के दस्तों ने एक एक करके ग्वालियर, दोआब, लखनऊ, बाकी में अवध, रुहेलखंड, मध्य भारत, बाकी के भागों पर कब्जा धीरे धीरे कर लिया। मतलब 1857 10 मई को स्टार्ट होता है अपना विद्रोह, बट 1859 तक आते आते देखते हैं कि बहुत से रीजन्स पे कब्जा हो चुका है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि जो लखनऊ और दिल्ली जो केंद्र था अब इनके हाथों में चला आया है।
अब ब्रिटिशर संभालेंगे। तो अब क्या कहते हैं, बहादुर शाह को मांडले वहाँ जेल भेज देते हैं, बर्मा जेल भेज देते हैं। उन पे विद्रोह आरोप लग जाता है कि आपने विद्रोह भड़काया है, मतलब आपने ही पूरा लीडर का काम किया है, इसलिए उनको आरोप लग जाता है, उनको भेज देते हैं। अब यहाँ से मुगल सत्ता खत्म हो जाती है और 1857 का विद्रोह भी दबा दिया जाता है। उसके बाद मेजर चेंजेस आते हैं, वो जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपका आज की क्लास हो गई, जिसमें आपने पढ़ा कि किस तरीके से सुधार और विद्रोह होते हैं और 1857 का क्या रोल था अपने सोसाइटी में। 1857 का विद्रोह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको आप लोग पढ़िएगा डिटेल्स में तो और समझ में आएगा। अब आप लोगों के ऊपर है कि मतलब अब आप लोग पूछिए जो पूछना है, जो भी चीज़ें पूछनी है आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है कि कैसे कनेक्ट करना है चीज़ों को, बेसिकली पढ़ना मेजर चीज़ें आप लोगों को है। हम यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एक ओवरव्यू देके समझा सकते हैं, पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब भी आपको मौका मिले 1 घंटा 1.5 घंटा लेके बैठ जाइए बुक, और जब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1 महीना में आप पूरी बुक पढ़ लिए। तो अभी आपको किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट्स हैं, ठीक है। हाँ, गोरखा नेपाली कह सकते हैं उनको, बेसिकली जो पहाड़ों पे रहते हैं ऊपर गोरखा, नेपाल के ही बेसिकली वो रहने वाले थे, तो वही होते थे। अब आप लोग पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अब आप लोगों का टर्न है कि आप लोग जो भी डाउट है क्लास से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं, तो जो भी होगा मैं बता दूंगा। अच्छी बात है, थैंक यू रिया फॉर द फीडबैक, और आई होप कि सबको समझ में आता होगा। और सबको जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पॉइंट नोट कर लिया करे बीच में, अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है छूट भी रहा है तो भी बता सकते हैं, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। और ये तभी होगा जब आप लोग थोड़ा पढ़ के आएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत ज़्यादा अगर बर्डन नहीं लेना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए। सुबह उठ के आधे घंटे पढ़ लीजिए, एज अ स्टोरी पढ़िए। आधे घंटे भी पढ़ रहे हैं अगर आप, 4 पेज 6 पेज, तो भी आप धीरे धीरे ग्रेजुअली देखेंगे कि आपको हिस्ट्री की पूरी नॉलेज हो जाएगी। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज सबके पास होनी चाहिए। एक वो बंदा जो काम करता है नहीं पढ़ता है, वो उसके पास भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री अपनी कितनी रिच रही है वो जानना बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान को। मालाबार विद्रोह कई पार्ट्स में होते हैं। मालाबार विद्रोह 1921 में बहुत तेज तरीके से होता है, क्योंकि मालाबार विद्रोह जो मोपला है मालाबार में, वो मुसलमान किसान होते हैं, और जब ब्रिटिशर्स वहाँ कब्जा करने लगते हैं, जो हिंदू जमींदार होते हैं उनके बीच में झड़प होती है, तो मोपला विद्रोह वो है। यंग डिरोजियो, बंगाल, जो डिरोजियो हैं वो यंग बंगाल आंदोलन लेके आते हैं, जिनमें वो हिंदुओं की जो पुरानी प्रथाएं हैं, जो अंधविश्वास है, उस पे कटाक्ष करके वो एक नया एजुकेशन देने की बात करते हैं कि आधुनिकता उसमें आत्मसात हो। बंगाल में ये हुआ था। खान बहादुर खां के बारे में बता, खान बहादुर खां बेसिकली एक सिपाही थे, और सिपाही इन द सेंस लीडर थे, जिन्होंने 1857 में वहाँ के लोगों का नेतृत्व किया है, और बाद में सारे मारे जाते हैं धीरे धीरे। तो बेसिकली उनका काम इतना ही था कि नेतृत्व करना और 1857 के विद्रोह के आगे आगे तक फैलाना। उनका बहुत मेजर रोल हिस्ट्री में नहीं था। क्वेश्चन था तो पूछिए ना। राजा राम मोहन राय, सिंपली वो हमारे जो सुधार के हैं पिता बोले जाते हैं। राजा राम मोहन बंगाल के थे, और उनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। तो इसको आप हिस्ट्री और पढ़िए, थोड़ा पढ़ेंगे ना खुद से तो एक्सप्लोर करेंगे। राजा की उपाधि दी गई थी, राम मोहन राय नाम था उनका, तो अकबर द्वितीय ने उनको राजा की उपाधि दी थी, और ये ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ब्रिटेन जाते थे अपने यहाँ को रिप्रेजेंट करने। तो राजा राम मोहन राय एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, जो सुधार ले आते हैं और कॉलेजेस इस्टेब्लिश करते हैं, सभा इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे लोगों को चीज़ें और पता चलती हैं। तो इनको बोला जाता है कि टॉर्च बियरर, जिनको बोला जाता है, ये टॉर्च बियरर थे। डबल गवर्नमेंट बेसिकली मैंने कल बताया था कि जब ब्रिटिशर्स 1764 डायरकी जिसको बोलते हैं, 1764 में बक्सर युद्ध जब होता है, तो नाम मात्र का गवर्नमेंट होती है मुगलों के पास, ठीक है, और जो वास्तविक गवर्नमेंट होती है जिसमें मेन पैसा लेना है, माल गुजारी दोहन करना है, वो होती है
ब्रिटिशर्स के पास। तो यही है डबल गवर्नमेंट, डायरकी जिसको कहते हैं। और ये कॉर्नवालिस ये लगभग 71 में खत्म हो जाता है, 1771 के आसपास इसको खत्म कर दिया जाता है। फिर ब्रिटिशर्स मेजर संभालने लगते हैं और उनको पेंशन देने लगते हैं, तो वो चीज़ें इस तरीके से खत्म हो जाती हैं। तालुकदार, अवध के वो बड़े जमींदार, उनको तालुकदार बोलते थे। ऑफलाइन क्लास का मुझे आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ उस पर पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद का इतिहास लेखन। थोड़ा सा आप लोग इतिहास लेखन के बारे में सोचेंगे कि राष्ट्रवाद कैसे पनपा, क्योंकि सुधार हो गया, एजुकेशन आ गया है, विद्रोह भी हो रहे हैं, तो अब सुधार राष्ट्रवाद पनपेगा। अब धीरे धीरे हम 1857 का जो बात चेंजेस हुए हैं वो बताते हुए आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बताएंगे कि उसका रोल कैसे बढ़ा। फिर हमारा इंडिया चेंज होने लगता है, भारत चेंज होने लगता है। मोहम्मदिया आंदोलन बेसिकली मुसलमानों में सुधार के लिए था, तो अब लोग इसको थोड़ा पढ़िए तो और समझ में आएगा। बेसिकली वही कि मुसलमानों को शिक्षित करना और जो उनके अंदर रूढ़िवादी चीज़ें उनको ख़त्म करना। तालुकदार बताया तो कि अवध के बड़े किसान थे। मंगल पांडे मूवी देखिए तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। 1992 में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, एक्ट्स आए थे, एक्ट में चेंजेस हुए थे, तो एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको क्या चेंजेस हुए थे। राजा वाला पॉइंट, अरे राजा एक उपाधि थी जिसको अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को दिया था, तो इसलिए उनका नाम राजा राम मोहन राय हो गया था। नहीं, ब्रिटिशर्स क्यों अफवाह फैलाएंगे कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ये लोग जो यूज करते हैं सिपाही, उनमें फैलने लगा, क्योंकि जब आप मुंह से खींचते हैं तो उनको ऐसा आभास हुआ होगा, तो इस तरीके से फैलने लगा। उनको लग रहा होगा कि उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी जाती है, उससे बनाई जाती है। हाँ, ज्योतिबा फूले भी हैं इसमें, सुधार में इनके बारे में भी है, ज्योतिबा फूले भी पढ़िए। तो आप लोग सुधार पढ़िए, उसमें बहुत से लीडर्स हैं, एक एक लीडर को बताएंगे तो 1-1.5 घंटा इसी में चला जाएगा। मुंडा विद्रोह बेसिकली वही आदिवासी विद्रोह था कि उनके एरिया में जब घुसे ब्रिटिशर्स तो बिरसा मुंडा विद्रोह किए। उनको भगवान के लिए इसी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स को मार के भगाया और परगना इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। हाँ, सोल का मटेरियल सफिशियंट है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। मैं तो उस बुक से पढ़ा रहा हूँ, शेखर बंदोपाध्याय, प्लासी टू पार्टीशन। थैंक यू। ओके, नाउ यू पीपल कैन लीव और विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। हमारी कल क्लास नहीं है शायद ना, तो अब शायद 19 या 20 को है शायद। ठीक है, तो आप लोग आई विश कि आप लोग पढ़िए अच्छे से और समझिए। अब कुछ डाउट्स होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू।